हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। सो आज हम यूनिट 18 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड एजुकेशनल पॉलिसीज इन इंडिया पढ़ेंगे। बेसिकली हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स मिले हैं, एजुकेशन रिलेटेड उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, वो खुद भी आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि स्टार्ट में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एजुकेशन जो था वो स्टेट सब्जेक्ट था। अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारा जो शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्रॉ करते तो सेकेंड। सो शेड्यूल जो 7 है उसमें हमें 3 लिस्ट मिलती हैं। एक होती है यूनियन, एक होती है स्टेट, एक होती है कंकरेंट। ओके, तो यूनियन लिस्ट जो होता है उस पर केवल यूनियन यानी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन सारे सब्जेक्ट्स, उन सारे टॉपिक्स पे, करीब 97 टॉपिक्स है, उस पर केवल यूनियन का हक होता है उस पर कोई रूल रेगुलेशन बनाने का। जो स्टेट के लिस्ट में दी गई हैं उस पर केवल स्टेट बना सकता है, और कंकरेंट में जो चीज़ दी गई होती है उस पर दोनों स्टेट और यूनियन दोनों मिलके बना सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए हो कि शेड्यूल 7 का ये जो लिस्ट है क्या कहते हैं। ऐसे स्कूल में पढ़ाया था तो आई गेस कि सबको पता होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इनिशियली जो एजुकेशन था वो स्टेट सब्जेक्ट था, यानी उस पर केवल स्टेट लॉ बना सकता था, स्टेट ही उसको कंट्रोल कर सकता था। लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, तो उसने क्या किया कि एजुकेशन को कंकरेंट सब्जेक्ट में डाल दिया, यानी कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। अब स्टेट प्लस यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे लॉ बना सकते थे, दोनों इसको कंट्रोल कर सकते थे। हाँ, एक और रूल था इस पे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी उस पे पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट का वो था, मतलब उसको कंट्रोल करती थी। केवल स्कूल की बात अभी इनिशियली हम कर रहे हैं। और 239 जो आर्टिकल है वो बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैज़ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी फॉर ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एजुकेशन। तो एजुकेशन पे उसको सब्जेक्ट दे दिया गया, यूनियन को भी और स्टेट को भी। अब हम आते हैं आर्टिकल 28 पे। तो आपको जैसे पता होगा आर्टिकल 12 से लेके 34 तक और 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स माना जाता है। वो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फर्स्ट तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो वो फंडामेंटल राइट्स आता है, ठीक है, 12 से एक्चुअली 35 तक। उसके बाद फंडामेंटल राइट आता है और ये सेकेंड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके बाद तो हम सबसे पहले आर्टिकल 28 की बात करेंगे, जो देता है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हमको फ्रीडम देता है कि हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी कोई रिलीजियस चीज़ें पढ़ा सके सर्टेन टाइप की इंस्टीट्यूशन में। लेकिन इसका क्लॉज 1 कहता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। तो आप समझिए आर्टिकल 28 तो हमको फ्रीडम देता है कि हम रिलीजियस कोई चीज़ें पढ़ा सके, लेकिन उसका क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी ऐसा स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा होगा जिसको स्टेट फंड देती हो, यानी स्टेट से फंड आता हो, यानी गवर्नमेंट से जिसको फंड आता हो, वो पूरी तरीके से रिलीजियस बातें नहीं पढ़ा सकता। लेकिन इसका क्लॉज 2 कहता है नथिंग इन क्लॉज 1 shall be applicable to educational institute which is administered by state but established under any ट्रस्ट एंड एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये है कि क्लॉज 2 कहता है कि जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें उसकी जो बातें हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होंगे जो कोई ट्रस्ट या कोई रिलीजियस कल्ट वगैरह मान लीजिए किसी से भी जो बनाया गया हो, वहाँ पे तो हम रिलीजियस चीज़ें पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब क्लॉज 3 पे आते हैं आर्टिकल 28 के। तो वो कहता है कि कोई भी आप स्कूल या कोई जगह, कोई इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज कहीं भी, वहाँ पे आपको किसी तरीके के पूजा पाठ या कोई
रीति रिवाज करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जब तक आप चाहे नहीं, और अगर आप छोटे बच्चे हैं तो जब तक आपके पेरेंट्स चाहे नहीं तो। ठीक है, तो आर्टिकल 28 ये कहता है। ये चैप्टर वैसे तो बहुत ईजी है क्योंकि आप डायरेक्ट, इसमें कुछ मार्क करने के लिए भी नहीं था एक्चुअली, आप डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हैं और रिमेंबर कर सकते हैं, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए तो आर्टिकल्स ऑलरेडी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं इस पर्टिकुलर फर्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगी कि केवल जो फंडामेंटल राइट्स वाले हैं उनको पहले क्लियर कर दूँगी, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ उनका मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, तो दोनों दिया हुआ है। तो थोड़ा बहुत मैं साथ में एक्सप्लेन भी करती चलती हूँ। उसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ खास नहीं है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, बट थोड़ा ईजी हो जाता है कोई हमें बता देता है तो। अब आर्टिकल 29 जिसमें हमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मिलते हैं, तो इसका क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी सिटीजन जो इंडिया में रहता है जिसकी अलग भाषा है, कोई अलग स्क्रिप्ट है या उसकी कोई अलग संस्कृति है, उसको वो कंजर्व कर सकता है, उसको बचा सकता है, उसको प्रिजर्व करके रख सकता है। ठीक है, इसका क्लॉज 2 कहता है कि और कोई भी पर्सन जो सिटीजन है इंडिया का, उसको किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता जो कि गवर्नमेंट से पैसा लेता है, उसके बस इस बेस पे कि वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है, किसी जाति का है या कोई अलग भाषा बोलता है। ठीक है, तो हम इस ग्राउंड पे किसी को भी एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते, या कोई अलग रेस से है। ठीक, आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकें। माइनॉरिटीज़ जो मतलब आप धार्मिक माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक की बात हो रही है यहाँ पे, जो धार्मिक रूप के अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लैंग्वेज के रूप में जिनका लैंग्वेज बहुत कम लोग बोलते हैं वो अल्पसंख्यक, कोई भी अल्पसंख्यक। ठीक है, इसे बोलता है स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। तो वो कोई भी अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उसको चला सकते हैं पूरी तरीके से। दूसरा क्लॉज कहता है कि कोई भी उसको ऐसी इंस्टीट्यूशन को एक तरीके से फंड देने से स्टेट मना नहीं करेगा या डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा क्योंकि उसको कोई माइनॉरिटी चला रहा है। ठीक है, आर्टिकल 21 ए कहता है कि सबको, मतलब ये 86 अमेंडमेंट में आया था, एजुकेशनल राइट हो यानी 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाया जाए। बुक में लिखा हुआ है कि अभी तक लागू नहीं हुआ है, बट बुक बहुत पुरानी है इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। हमें आर्टिकल 21 ए का जो राइट टू एजुकेशन है वो मिल चुका है, यानी 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है। ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सो अभी के लिए थैंक यू, and please like this channel, subscribe this channel, like this video and share with your friends. Have a nice day.